अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, तो दिस इज योर कोर्स इंस्ट्रक्टर यासिर फराज अब्बासी। लोगों से पहले इंटर सेशंस हमारे रह चुके हैं, शायद क्लिनिकल फार्मेसी में लास्ट ईयर, राइट? जी भाई, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। Okay, जी, so welcome to the online teaching of pharmaceutical marketing and management, your final year and first semester. आज के सेशन में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, कोर्स आउटलाइन एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सम जनरल गाइडलाइंस कि हम लोग किस तरह से ये कोर्स जो है वो कैरी आउट कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्स आउटलाइन। तो जो कोर्स आउटलाइन HEC की बनाई हुई है 2013 की, और हमदर्द यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की भी अप्रूव हुई है 2019 की। उसमें जो कोर्स आउटलाइन है वो डिवाइडेड है दो यूनिट्स में। एक यूनिट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का है, फर्स्ट सेमेस्टर की ये बात है, और दूसरा यूनिट जो है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है। ये दो यूनिट्स। पहले यूनिट में मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने स्टडी करना है। हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, हर प्रिंसिपल की क्या नेचर है, मैनेजर्स के क्या रोल्स हैं, और मैनेजमेंट के मेन कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है जी, देन मैनेजर्स के फंक्शंस की क्या टाइप्स हैं। यूनिट सब टाइप सी में प्लानिंग की टाइप्स, प्लानिंग की टाइप्स के पर्पसेस और प्लानिंग के स्टेप्स। देन ऑर्गेनाइजिंग जी, नेक्स्ट यूनिट कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोल सिस्टम्स की मैनेजमेंट, उसके पर्पस और कंट्रोल प्रोसेस में कितने और कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं वो। ऑपरेशंस कंट्रोल की क्या फॉर्म्स हैं, एक एडिक्वेट कंट्रोल किसे कहा जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कौन कौन से क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। देन यूनिट मोटिवेशन का, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन आ जाता है, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो कम्प्लीटली मार्केटिंग पे फोकस्ड है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शामिल है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च भी एक मेन यूनिट है हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर। राइट जी, तो मैनेजमेंट के जो चार मेन कंपोनेंट्स हैं, प्लानिंग, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, ये चार कंपोनेंट्स इस फर्स्ट यूनिट में जो है वो उस पर एम्फोसिस रहेगा हमारा। इसके साथ साथ कुछ सब टॉपिक्स मोटिवेशन, इनोवेशन और मार्केटिंग वगैरह हम इसमें स्टडी करेंगे। दूसरा यूनिट, छोटा यूनिट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, जिसमें हम मटेरियल मैनेजमेंट देखेंगे, प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, उसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन देखेंगे, और बेच रिकॉर्ड मेंटेनेंस किस तरह से करनी होती है उस पर स्टडी करेंगे। ये कोर्स आउटलाइन HEC की मैंने आपसे डिस्कस की, और इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी की कोर्स करिकुलम है उसमें भी इसी तरह से लिखा हुआ है, और आपको भी यकीनन इसी तरह से मिला होता है।
इन चीज़ों को मैंने कुछ रीअरेंज किया है, चीज़ें सारी वही हैं और इनको मैंने रीअरेंज कर दिया इन सारी चीज़ों को 7 यूनिट्स 7 यूनिट्स। पहला यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे, उसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट की क्या नीड्स हैं, क्या रोल्स हैं, ये स्टडी करेंगे। दूसरा यूनिट हमने रखा है प्लानिंग का, जिसमें सारी चीज़ें प्लानिंग के हवाले से डिस्कस की जाएंगी। तीसरा यूनिट हमने डिज़ाइन किया है ऑर्गेनाइजिंग का। फोर्थ यूनिट है लीडिंग का। फिफ्थ कंट्रोल। सिक्स में हम मार्केटिंग की ओरिएंटेशन देखेंगे, ठीक जी। और सेवंथ में प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मार्केटिंग का जो सिक्स वाला जो हमारा यूनिट है, हो सकता है कि हम इसको स्किप करते हैं, यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करें। द रीजन बीइंग कि मार्केटिंग का एक डेडिकेटेड और कंप्लीट हमारे पास यूनिट सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में मिल सकता है, ठीक है जी। तो ये वही चीज़ें इसमें शामिल होंगी जो कि HEC के कोर्स आउटलाइन में मौजूद है, सिर्फ इनको रीअरेंज कर दिया गया है। हेडिंग्स या उनको अरेंज करने का तरीक़ेकार जो है वो चेंज किया गया। राइट जी। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा मैनेजमेंट का। हम ये देखेंगे कि मैनेजर्स क्यों वैल्यूएबल होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के। मैनेजमेंट हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए, फार्मेसी में हम मैनेजमेंट क्यों स्टडी कर रहे हैं फार्मेसी, ये हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन में। देन मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, वो 4 फंक्शंस जो कि हमने इंडिविजुअली वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करेंगे, तो उनकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में देंगे। मैनेजर्स की काइंड्स, कितने टाइप से मैनेजर्स होते हैं, कितने उनके किस किस तरह के रोल्स होते हैं, उनको स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन में। एक आउटस्टैंडिंग मैनेजर के लिए, एक एक्सेप्शनल मैनेजर के लिए क्या चैलेंजेस इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उनका हम ओवरव्यू देखेंगे। और इसी तरह के एक आउटस्टैंडिंग मैनेजर को किस तरह की स्किल्स चाहिए आज के ज़माने में, उनका हम ओवरव्यू इस इंट्रोडक्शन के यूनिट में देंगे। देन हम आ जाएंगे मेन फंक्शंस, जो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। उसमें पहला फंक्शन प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी की ओरिएंटेशन हम देखेंगे। प्लानिंग के फंडामेंटल्स, फंडामेंटल कंसेप्ट्स प्लानिंग के, उनको हम स्टडी करेंगे। गोल्स एंड प्लान्स, इनके डिफरेंसेस को हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। देन स्मार्ट गोल्स, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी स्मार्ट गोल्स की डेफिनेशन है, किस तरह से स्मार्ट गोल्स सेट करने चाहिए और क्या उनकी वैल्यू है, तो इसको हम प्लानिंग के सेशन में देखेंगे। इसके साथ साथ प्लानिंग में ही कंट्रोल साइकिल भी हमारे साथ इस टॉपिक में जो है वो अटैच हो जाती है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू हमें कंट्रोल का इस प्लानिंग के सेशन में भी मिल जाएगा। प्लानिंग के हवाले से डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कितने तरीके के इस वक्त मार्केट में ऑब्जर्व किए जाते हैं प्लानिंग के हवाले से, उसको हम प्लानिंग के सेशन में ओवरव्यू करेंगे इसमें। थर्ड यूनिट हमारा होगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर हैं, वो कितने तरीके के कल्चर्स ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं, किसी कल्चर को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कोई उसको नाम देने के लिए क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, और किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये हम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कल्चर को चेंज करना है, तो उसका क्या प्रोसेस, रिकमेंडेड प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का होता है, उसमें डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी उस ऑर्गेनाइजेशन में लेयर्स मौजूद होती है। एक मल्टीनेशनल में किस तरह से होती है, एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से उसका स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखें। किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेजर एलिमेंट्स क्या हैं,
वो ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो टेक्नोलॉजी है, या वो दूसरी चीज़ है, इसको हम देखेंगे मेजर एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक जी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हमारे पास समझ लीजिए कि इसी से रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, फिर हम देखेंगे। और इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो HEC की गाइडलाइन करिकुलम में भी हमें दिया हुआ, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग के यूनिट में समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ यूनिट हमारा होगा लीडिंग। लीडिंग में हम मोटिवेशन को यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया है कि ये लीडिंग से रिलेटेड है। इसमें हम लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स देखेंगे कि किस तरह के कितने लीडरशिप स्टाइल्स मौजूद हैं, किस स्टाइल का क्या एडवांटेज है, किस स्टाइल की क्या इम्प्लिकेशन है, किस तरह के सिनेरियो में, किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के क्राइटेरिया में कौन सा लीडरशिप स्टाइल अफेक्टिव हो सकता है। कोई लीडर अगर अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स वो कंसिडर कर सकता है अपनी टीम को मोटिवेट करना, ये मोटिवेशन में आता है। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन है, छोटा सा यूनिट है हमारा, उसको हमने लीडिंग के यूनिट में जो मर्ज कर दिया। फिफ्थ यूनिट हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फोर्थ जो है वो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग है क्या, क्यों होनी चाहिए, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसका प्रोसेस है, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू जो है वो कंट्रोलिंग की जा सकती है। इस कंट्रोल करने में ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बल्कि जो इंफॉर्मेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी मैनेज करना जो है वो कंट्रोलिंग की कैटेगरी में आता है। राइट, देन पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के हवाले से डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं, उनका थोड़ा सा हम इसमें ओवरव्यू करें। मार्केटिंग। मार्केटिंग वंस अगेन इसमें हमारे पास नेचर और मार्केटिंग की नेचर क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है बुनियादी। इसको आल दो कि हमने दोबारा से जाके सेकंड सेमेस्टर में भी स्टडी करना होता है, तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास टाइम की जितनी अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी है कि हम इस यूनिट को स्किप कर दें या फिर बहुत ब्रीफली स्टडी करें। राइट, तो ये डिपेंड करता है। देखिए, वैसे मार्केटिंग में हमारे पास इस सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स और नेचर है मार्केटिंग की। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एनवायरनमेंट ज़रा डिफरेंट है कंज्यूमर मार्केटिंग से। उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उसको उसमें हमने देखना होता है। देन मार्केटिंग की रिसर्च, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसका प्रोसेस है, और क्या उसके मेथड्स जो है वो एस्टेब्लिश्ड हैं मार्केटिंग रिसर्च करने के। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एक प्रोडक्ट कितने स्टेजेस से गुजरती है, कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है, कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, कौन से स्टेज में ज़्यादा केयर उस प्रोडक्ट को चाहिए होती है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में देखते हैं। ठीक जी, देन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोजीशनिंग, टारगेटिंग और प्रोफाइल। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, जैसे कि ये तीन चीज़ें सेकंड सेमेस्टर के कोर्स करिकुलम में नहीं है। तो वंस अगेन अगर हमें ये चीज़ें यहाँ पे करनी होंगी तो हमें ऑब्वियसली मार्केटिंग के ओरिएंटेशन के बगैर बाकी तीन चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि हमें मार्केटिंग भी लाजमी यहाँ पे करना पड़ेगा ये वाली चीज़ें कवर करने के लिए। ठीक जी, फाइनल यूनिट हमारे पास होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। इसमें हम मटेरियल मैनेजमेंट देखेंगे किसी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, ये सब जो है वो मौजूद होते हैं, उनको मैनेज करना, प्रोडक्शन की प्लानिंग करना और बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड की मेंटेनेंस प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखी जाए। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गई हमारी कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन और हमारे पास रीडिंग रेफरेंसेस
रीडिंग रेफरेंसेस हमारे पास प्राइमरी लिटरेचर हो सकते हैं, वो प्राइमरी लिटरेचर यानी कि आर्टिकल्स अगर मैंने कहीं वो आपको रेफर किए तो ऑब्वियसली मैं वो आपको प्रोवाइड जो है वो करूँगा सॉफ्ट कॉपी। देन जो मेन हमारे पास कंटेंट रहेगा टेक्स्ट बुक से, वो ये 3 बुक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ गई। एक विलियम की है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से, ठीक जी। एक हमारे पास मैनेजमेंट अ प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन के नाम से मैकगिरा हिल पब्लिकेशन की बुक है 2011 की। और तीसरी हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है CW हिल। इसमें से ज़्यादातर कंटेंट जो हमारे पास विलियम सी की जो बुक है 2017 की उसमें से लिया जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये कि जी आप पढ़ेंगे स्लाइड से या आप पढ़ेंगे चैप्टर से, ये भाई चॉइस इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑन पेपर परफॉर्मेंस लाने के लिए आप किस तरह के मटेरियल में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जहाँ पर मैं आपको बुक चैप्टर रिफर करूँगा कि यहाँ से आपने लाजमी पढ़ना है, तो ऑब्वियसली वहाँ से आपको स्लाइड के साथ साथ बुक चैप्टर की तरफ भी जाना। अदरवाइज ये आपकी अपनी चॉइस है, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज की तरफ आप जाके एक्सप्लोर करना चाहें उतना ही आपके लिए बेहतर है। राइट जी, तो यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट होती है हमारे करिकुलम की या कोर्स आउटलाइन। तो इससे पहले कि हम चलें कुछ ओरिएंटेशन की तरफ, अगर किसी का कोई सवाल है तो चलिए। तो काफ़ी लोग देर से आए हैं, इसलिए कि मैंने आपसे जो है वो चिट चिट बिल्कुल भी नहीं किया। तो आप लोगों को मैंने क्लिनिकल फार्मेसी में आपसे मेरा रब्ता रहा लास्ट ईयर, तो दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है हमारी ऑनलाइन इस साल। तो बताइए भाई कैसे हैं आप लोग, आप बताइए। अब तो काफ़ी लोग आ गए हैं, तो कौन कौन से नाम मुझे कुछ याद है। अल्फिया कलाम, जी अल्फिया कलाम। अल्फिया कलाम, अल्फिया कलाम ऑफलाइन चलेगी ना? जी और कोई? जी सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है भाई आप ये दोबारा मुलाकात करके? कहीं ये बात आपकी नाराजगी का सबब तो नहीं बन रही? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलें जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक है। और ये कि आपने 4th ईयर में सिर्फ एक ही सेमेस्टर पढ़ाया था और दूसरे सेमेस्टर में हम लोग ये ख्वाहिश थे कि आप पढ़ाएं और दूसरे सेमेस्टर में आप नहीं आ सकते, तो इस ईयर में आपको देख के खुशी महसूस हुई है सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। So nice of you for your comments. मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के लिए आई एम कॉन्फिडेंट कि ये सेकंड सेमेस्टर भी मेरे पास ही रहेगा और इंशाल्लाह ये पूरा साल जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह खुशगवार गुजरेगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हम कुछ अपनी ओरिएंटेशन की तरफ। यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि हम एज अ गाइडलाइन के तौर पर ले सकते हैं, जो हमें आगे चल के या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और हमारे
इंटरेक्टिव सेशंस के दौरान हमें हेल्प कर सकते हैं फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ द टीचिंग एक्टिविटीज़। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हमेशा उठता है वो है असेसमेंट का। असेसमेंट इस कोर्स की इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी जिस तरह की भी होगी, जो रूटीन की पॉलिसी होगी, या डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशंस उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पॉलिसी डाइवर्ट होती है तो जो भी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट इस कोर्स की जाए। असाइनमेंट्स और क्विजेस, असाइनमेंट्स ऑब्वियसली आपको मिलेंगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग क्विजेस में भी पार्टिसिपेट करें और उससे आपको एडवांटेज मिलेगा कोर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आपको मज़ीद हेल्प आउट कर सकता है फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। प्रेजेंस आपकी और पार्टिसिपेशन इंटरएक्टिव सेशन में नोटिस की जाएगी और ऑन रिकॉर्ड मौजूद होगी। और जब ये नोटिस की जाएगी और ऑन रिकॉर्ड मौजूद होगी तो ये किसी भी तरह से इंशाल्लाह इसको ज़ाया नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो दिया जाएगा उन लोगों को जो कि इसको डिजर्व करते हैं। अच्छा जी, देन आप एक प्रोफेशनल डिग्री जो है वो ऑलमोस्ट अर्न करने वाले हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल में इंटर होने वाले हैं। इसी तरह से आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके अगेंस्ट जो आउटकम आती है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स या मार्क्स, वो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो भी वो आपके अपने होंगे। उसमें किसी भी तरह से कोई आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपके अपने होंगे। और अगर कोई इनसफिशिएंट मार्क्स हैं तो उसके भी जिम्मेदार आप खुद होंगे, कोई और उसका जिम्मेदार नहीं होगा। ना कोविड उसका जिम्मेदार होगा, ना मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा, ना आपका एनवायरनमेंट उसका जिम्मेदार होगा, ना लोड शेडिंग जिम्मेदार होगी, ना बारिश रिस्पॉन्सिबल होगी, ना गर्मी रिस्पॉन्सिबल होगी, कोई भी चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। दोनों सूरतों में सक्सेस या फेलियर, दोनों सूरतों में आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है, आपको एंजॉय करने का उसको जो है वो आप डिजर्व करते हैं, और अगर आपका इनसफिशिएंट मार्क्स है तो उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर आई होगी। मुझसे आप किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी ग्रॉस मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली अगर ओवरऑल इम्पेक्ट आपकी क्लास का एक नेगेटिव एटीट्यूड का क्रिएट हो जाए तो हर सूरत नहीं करेगा। जो आप परफॉर्म करेंगे वो उसकी मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उसको इंसाफ के साथ जो है उसको असेसमेंट कर सकूँ। अच्छा जी, देन पैटर्न फाइनल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली जिस तरह से होते आए हैं इसी तरह से अगर होंगे तो हमारे पास जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें 40% ऑब्जेक्टिव्स होंगे और ये 40% ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटली बेस्ड चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें कोई ट्रू फॉल्स नहीं होगा, इसमें कोई प्योरली फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, कंप्लीट जो है इसमें बेस्ड चॉइस क्वेश्चंस मौजूद होंगे। देन 60% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और रीजनिंग भी शामिल हो सकती है। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हमेशा अप्रिशिएट की जाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशंस में आगे वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया जाए तो उनके मायने, उनकी मीनिंग्स और उनकी इम्प्लीकेशन जो है वो चेंज हो जाती है। इसलिए डेफिनेशन हमेशा स्टैंडर्ड डेफिनेशन अप्रिशिएट की जाएगी। जो शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स हैं, ये बिल्कुल सीधे से सवाल होंगे कि जी ये डिस्क्राइब कर दीजिए, ये डिफाइन कर दीजिए, ये डिफरेंशिएट कर दीजिए, या अगर कोई ये काम किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है ये बता दीजिए। ये बिल्कुल सीधे सीधे से सवाल होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, रीजनिंग वगैरह आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मैसेज क्लियर हो
इंफॉर्मेशन कंप्लीट और रिलेवेंट हो और जो सब्जेक्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज की जाए। यानी कि अपने वर्ड्स में लिखने में हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि बिल्कुल ही कोई कॉमन या स्ट्रिक्ट किस्म की लैंग्वेज जो है उसमें शामिल होता है, या उससे इम्प्रेशन ये आए कि जी इस सवाल का जवाब लिखने वाला वो कभी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का कोर्स कभी टच करके भी नहीं गुजरा। इस तरह का इम्प्रेशन जो है जवाब से नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, तो आपके अपने आंसर्स में वर्ड्स में आंसर्स एक्सेप्टेबल होंगे प्रोवाइडेड कि इंफॉर्मेशन क्लियर हो और relevant। अच्छा जी, अब आपकी स्क्रीन पर एक जो है वो स्लाइड है ये वाली, इसमें एक सवाल है। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है। अब आप ये बताइए कि अगर मैं आपको ये स्लाइड एज इट इज़ इसी तरह की दे दूँ बगैर इस पे कोई बात किए हुए, सिर्फ ये स्लाइड आपको इस तरह से दे दूँ, तो क्या आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा? हैबिट फॉर्मेशन डिस्क्राइब करके आप 1 मिनट या 30 सेकंड इस स्लाइड को देखिए, एनालाइज कीजिए और फिर मुझे बताइए कि अगर ये स्लाइड मैं आपको एक्सप्लेन ना कर दूँ जी। अश्मा लतीफ़, आप बताएं बेटा, क्या ख्याल है आपका? नहीं सर, इस तरीके से तो समझ नहीं आएगा। अच्छा, क्यों समझ में नहीं आएगा? सर क्योंकि सिर्फ इसमें ऐसी बस टर्म्स लिखी हुई हैं। ओके, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो जब ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। राइट जी। तो इट मीन्स कि इस स्लाइड पे अगर मैं आपको ये स्लाइड पढ़ा रहा हूँ तो इस पे सिर्फ बुलेट फॉर्म में हिंट्स मौजूद हैं जो मुझे आपको ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में और आपको इसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक जी, अदरवाइज मेरी एक्सप्लेनेशन के बगैर और आपके अंडरस्टैंडिंग के बगैर इसमें किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डिलीवर नहीं हो सकती। अब अगर इस तरह की कोई स्लाइड मैंने बना के आपको पढ़ाई और इस तरह की किसी स्लाइड पे मैंने बुलेटेड इंफॉर्मेशन रख के उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जब सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाए, एक मिनट जी मैं ज़रा मोबाइल साइलेंट। ओके जी, तो जब ये सवाल अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए और कोई इसको कॉपी में यही स्लाइड एज इट इज़ लिख के आ जाए और वो ये समझे कि जी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो दर हकीकत उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की कोई स्लाइड आल्दो के स्टूडेंट समझेगा कि मैंने तो एज इट इज़ कॉपी मार के आ गया, मैंने बहुत अच्छे से याद कर दी थी स्लाइड, बहुत अच्छे से मैंने रट्टा मार दिया था, एज इट इज़ कॉपी करके आ गया। लेकिन इंफॉर्मेशन चूंकि ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस तरह के आंसर पे जवाब सॉरी जो आंसर है उसके मार्क्स 0 एक्सपेक्ट करने चाहिए। मेरी तरफ से इस तरह के किसी भी आंसर पर अप्रोक्सीमेटली 0 आंसर 0 मार्क्स होंगे। राइट जी, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एन इनकम्प्लीट आंसर। अच्छा जी, अब आइए आपसे सवाल पूछा जाता है या एक सवाल किसी से पूछा गया कि हाउ मेनी प्रोविंसेस एंड फेडरल टेरिटरीज आर देयर इन पाकिस्तान। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितने प्रोविंसेस और कितनी फेडरल टेरिटरीज है पाकिस्तान में, उसका एक जवाब जो है इसके नीचे लिखा हुआ है। तो आप ये सपोज कीजिए कि इसके 5 मार्क्स हैं, आप ये जवाब पढ़िए
और आप इस जवाब के अगेंस्ट में मार्किंग कीजिए कि आप अगर असेसमेंट कर रहे हो तो इस जवाब पे आप कितने मार्क्स दें। सर 0। सर 0। सर क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा है वो आंसर ही नहीं किया। हाँ इनकम्प्लीट नहीं सर, ये वो जवाब ही नहीं है। स्ट्रेट जवाब थे इसके कि प्रोविंसेस कितने, फेडरल टेरिटरीज कितनी है, इधर कोई लंबी एक्सप्लेनेशन की कुछ जरूरत ही नहीं थी और दूसरी वो भी स्टोरी रेलेवेंट है। लिखी है लेकिन प्रोविंसेस एंड फेडरल टेरिटरीज नहीं बताया इसमें। ओके ठीक है जी, सही है आपका इनपुट इनपुट। अहमद कमाल 2 मार्क्स लेंगे भाई, क्यों? वजह बताइए, आप क्यों 2 मार्क्स देना चाहिए? इफ्रा आप शायद बात कर रही है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मैं आपको यही जवाब दे रही थी कि इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि ओके इसमें दूसरी स्टोरीज बताई हैं लेकिन प्रोविंसेस और फेडरल टेरिटरीज जो पूछा है वो ही नहीं बताया। ठीक है जी, थैंक यू। अहमद कमाल आप बताएं जी, आप क्यों 2 मार्क्स देंगे भाई? सर इतनी तो नॉलेज है इस वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान फार्मासिस्ट बन सकता है या किसी भी एग्जाम में बैठा हो वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, क्योंकि कोई ना कोई नॉलेज तो वो शो कर ही देगा। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने मोहल्ले का मेले वकू तो बता ही देगा ना। सर कुछ तो पता ही होगा, कहीं ना नहीं कहीं तो ठीक है, निकाल। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन बात असल में ये है कि यहाँ पर असेसमेंट इस बात पे तो है ही नहीं कि कुछ तो पता होगा। यहाँ पे असेसमेंट इस बात की नहीं है कि कुछ तो पता होगा। आगे कुछ तो पता होगी वाली बात होती तो भाई आपके एग्जाम में पूरी जो है वो करिकुलम सामने रख दिया जाता और आपसे कहा जाता है कि भाई ऐसा करो जो आपको पता है, कोई भी 5 चीजें लिख दो जो आपको पता है। तो चलें, आप थोड़े से सखी आदमी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन ये है कि भाई मेरी नज़र में इस तरह के जवाब के मार्क्स 0 हैं, चाहे 10 पेजेस ही क्यों न लिखे गए, चाहे पूरी की पूरी कॉपी जो है सिर्फ इसी सवाल के जवाब के लिए क्यों न लिख दी गई हो। उस वक्त तक इस सवाल के लिए मार्क्स नहीं बनते जब तक एक बात सामने नहीं आती। वो कौन सी? 4 प्रोविंसेस 1 फेडरल टेरिटरी, 4 प्रोविंसेस 1 फेडरल टेरिटरी। अदरवाइज कोई 10 कॉपीज लेके और 500 पेजेस भर दे, इसके मार्क्स 0 बनते हैं। ठीक है जी, इसमें किसी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ तो पता होगा। जो सवाल पूछा जाएगा उसी के जवाब की मार्किंग होगी। सवाल अगर मार्केटिंग का पूछा जाए, लिख के आप मैनेजमेंट का आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि जी कुछ तो पता है। कुछ तो पता वाली कहानी इसमें, या कम से कम हम जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं ना इसमें होगी और ना इसकी असेसमेंट में इस तरह की कोई बात होगी। राइट, ये दोनों तरह की इंफॉर्मेशन मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो है वो क्लियर कर दी हैं। चलिए जी, अब आइए जी हमारे सेशंस कैसे होंगे। तो सेशंस पे जाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि अटेंडेंस ले लेते हैं।
ओके जी, तो अटेंडेंस इस सेशन की हमने ले ली और यहाँ पर हमारे पास 2 मिनट से कम टाइम रह गया। ये सेशन जैसे ही क्लोज होगा आप 5 से 10 मिनट के लिए दूसरा सेशन हम करेंगे, उसको आप फ़ौरन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे तमाम के तमाम जो यूनिट्स हैं इस कोर्स के वो इंटरैक्टिव सेशंस होंगे और तमाम के तमाम जो है वो हमारे करंट टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अगर टाइम टेबल अपडेट हो जाता है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो जो भी करंटली अफेक्टिव होगा टाइम टेबल उसी को फॉलो करते हुए हमारे इंटरैक्टिव सेशंस हुआ करेंगे। इसलिए किसी भी इंटरैक्टिव सेशन के कंडक्ट करने से पहले किसी तरह की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मैं गूगल क्लासरूम पे भी लिख चुका हूँ। अगर इनकेस किसी वजह से कोई सेशन नहीं होता तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो CRGR के थ्रू और गूगल क्लासरूम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर नहीं होता तो। अदरवाइज सारे के सारे हमारे जो यूनिट्स हैं वो टाइम पर इंटरैक्टिव सेशन की सूरत में हुआ करेंगे। गूगल क्लासरूम पे सारी अनाउंसमेंट्स होंगी, जो इंटरैक्टिव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी उस पर मौजूद होंगी, स्लाइड्स वगैरह ऐड कर दी जाएंगी और बुक चैप्टर्स और आर्टिकल्स अगर ऐड करने होंगे तो उनकी सॉफ्ट कॉपीज भी गूगल क्लासरूम पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी जब तक कि हमारा LMS एक्टिव नहीं होता। जब LMS एक्टिव हो जाएगा तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी गूगल क्लासरूम से टुवर्ड्स LMS। वंस अगेन प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन इंटरैक्टिव सेशन में इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखती है, रिकॉर्ड की जाएगी और इसका बेनिफिट जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बेनिफिट नहीं उठाएगा तो ऑब्वियसली उसके हाथ खाली रहेंगे और वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर किसी तरह की शिकायत करने का या कोई एक्सक्यूज़ देने का